नमस्कार साथियों, यस ITI टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास से जुड़ते ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पिछले वर्ष ये आए हुए हैं, तो एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। एक एक प्रश्न को आप रट करके जाइएगा। एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्त मित्र में शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसी DC मोटर का बैक EMF अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा? तो मोटर चलता रहेगा, या मोटर का आर्मेचर जल जाएगा, या मोटर शोर करने लगेगा, या मोटर बंद हो जाएगा। तो जब बैक EMF यानी EB का मान 0 हो जाए, देखिए EB का मान दो कंडीशन में 0 होगा। पहली कंडीशन, जब आपका मोटर स्टार्ट होने वाला होगा, यानी जब आप मोटर को स्टार्ट करने जाएंगे उस समय EB का मान क्या होता है? 0 होता है, और स्पीड का मान भी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और करंट का मान होता है हाई। ओके, तो प्रश्न में ये बोल रहा है कि मोटर आपका चल रहा है, ठीक, मोटर चल रहा है, बैक EMF अचानक शून्य हो गया, तब क्या होगा? तो देखिए फार्मूला होता है N इज प्रोपोर्शनल टू EB अपान फाई, ठीक। यदि EB का मान शून्य होगा तो जो फ्लक्स का मान होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। फ्लक्स का मान जैसे ही ज़्यादा होगा तो आर्मेचर करंट का मान भी ज़्यादा होगा, और जब साथियों आर्मेचर करंट का मान ज़्यादा होगा तो मोटर क्या होगा? मोटर की आर्मेचर की बाइंडिंग जल जाएगी, मोटर के आर्मेचर की बाइंडिंग जल जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर का आर्मेचर बाइंडिंग जल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम DC मोटर में आप देखते होंगे स्टार्टर लगाया जाता है। स्टार्टर इसलिए लगाया जाता है कि जब मोटर को आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में मोटर ज़्यादा करंट लेता है, तो मोटर ज़्यादा करंट लेगा तो आर्मेचर की बाइंडिंग जल सकती है। इसके लिए आर्मेचर के श्रेणी में हम स्टार्टर को जोड़ते हैं। स्टार्टर में आप देखे होंगे रेजिस्टेंस लगा होता है, रियोस्टेट लगा होता है, तो उसे हम सीरीज में जोड़ते हैं ताकि करंट का प्रभाव आर्मेचर बाइंडिंग पे कम पड़े और मोटर जलने से बच जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न अच्छा लगा होगा और जितनी भी मैंने बातें बताई हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न को बड़े गौर से देखिए। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर में न्यूनतम वोल्टेज क्या होगा? ये पूछ रहा है बेस एमीटर वोल्टेज। इसका जो वोल्टेज होता है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक होता है। ये होता है सिलिकॉन के लिए, ये है सिलिकॉन के लिए। अगर जर्मेनियम की बात करें तो इसके लिए होता है 0.2 वोल्ट से 0.3 वोल्ट तक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का क्या कारण है? सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? कम परमाणु संख्या है, या प्रतिरोध बहुत कम है, या डोपिंग प्रतिशत अधिक है, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रोधिका वोल्टेज क्या होता है, बैरियर वोल्टेज क्या होता है। तो बैरियर वोल्टेज आप देखे होंगे कि ट्रांजिस्टर में जब चालन की अवस्था होती है तो स्टार्टिंग में जब आप उस पर कोई भी वोल्टेज नहीं लगाए रहते हैं उस समय एक लेयर बन जाती है बीच में, जो क्या करती है, एक बैरियर का काम करती है, उसे ही बोलते हैं रोधिका वोल्टेज। तो रोधिका वोल्टेज कब उत्पन्न होता है? जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नगण्य हो जाती है, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम परमाणु संख्या।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी संयोजन के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं। संयोजक है, संयोजक का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्टर होता है, कॉन्टैक्टर। तो कॉन्टैक्टर आप लोग देखे होंगे, मोटर, एसी मोटर का जो स्टार्टर बनता है उसमें कॉन्टैक्टर लगा होता है, जिसके 3 टर्मिनल इस तरह से होते हैं, इधर इनपुट होगा, इधर आपका आउटपुट रहता है और बीच में ऐसे पत्ती लगी होती है। ठीक, अब पूछ रहा है कि ये जो पत्ती है, ये जो ब्लेड लगे होते हैं, इसको हम संचालन कैसे करेंगे, इसका संपर्क कैसे करेंगे, इसके लिए क्या जुगाड़ फिट करेंगे। तो देखिए, किसी भी कॉन्टैक्टर में संपर्क बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का व्यवस्था करना पड़ेगा। यानी उसमें एक कॉइल होता है जिसमें मैग्नेट बनता है। जैसे ही आप कॉइल में सप्लाई देते हैं तो क्या करता है, प्लंजर से लगे कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक संचालन का हम प्रयोग करते हैं, बाय ऑपरेटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट टू चेंज द पोजीशन। अगर कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट के पोजीशन को चेंज करना है तो आपको उसमें मैग्नेटिक कॉइल लगाना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्नों के आप लोग उत्तर देते रहिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। तो सीबीटी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आप लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहिए, आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते रहेंगे, आगे चल के आपको ऑफिशियल पेपर भी मिलने वाला है। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का क्या उद्देश्य है। नियत टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए, यह सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, या संयोजक के आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए, या नियंत्रण तत्वों को अधिक वोल्टेज दोष से बचाने के लिए। तो आप लोग कंट्रोल पैनल देखे हैं, बड़ा बड़ा कंट्रोल पैनल जिसमें बीएफडी लगा होता है, पीएलसी लगा होता है, कॉन्टैक्टर लगे होते हैं। जो भी मोटर की जो कंट्रोल वायरिंग होती है, तो कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें कितना वोल्टेज देना होता है, 220 वोल्ट देना होता है, या फिर 24 वोल्ट डीसी देना होता है। ये होता है एसी और 24 वोल्ट होता है डीसी। ठीक, तो 220 वोल्ट आपको एसी चाहिए, तो इसके लिए क्या करने पड़ेगा, एक नियंत्रण ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायक सर्किट को बिजली आपूर्ति करने के लिए। ठीक है, ऑक्सिलरी जो सर्किट होती हैं, जो कंट्रोल सर्किट होती हैं, उनको सप्लाई देने के लिए हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए एक ट्रांसफार्मर छोटा सा लगाते हैं 5 केवीए का। ठीक है, आपको पता है कंट्रोल पैनल में आप 440 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, और जो आपकी कंट्रोल वायरिंग होती है उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे या 24 वोल्ट डीसी देंगे, तो उसके लिए आपको एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। तो उच्च गति संचालन के लिए अनुपयुक्त है, या एकल शक्ति रूपांतरण के लिए अधिक जटिल है, या उच्च क्षमता की मोटर के लिए एसी ड्राइव अधिक महंगी है, या डीसी ड्राइव की स्थापना अधिक जटिल है। तो जो डीसी ड्राइव होता है साथियों ना, डीसी ड्राइव का उपयोग हम उच्च संचालन की गति के लिए नहीं करते हैं। उच्च संचालन की गति के लिए आपको एसी ड्राइव का उपयोग करना होता है। ठीक है, इसलिए डीसी ड्राइव का ना उपयोग उच्च गति के संचालन में हम नहीं करते हैं, अतः ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन पैनल यानी बीओपी, इसको शॉर्ट में बीओपी कहते हैं, बीओपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक ऑपरेशन पैनल, में एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है। तो आप एसी ड्राइव जहाँ पे लगी होती हैं वहाँ पे आप देखे होंगे एक एलसीडी लगा होता है। तो एलसीडी में क्या होता है, जितने भी पैरामीटर होते हैं ना दोस्तों, वो सारा पैरामीटर इस एलसीडी में दिखाता है कि मोटर आपकी कितनी करंट ले रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है, और
कितना मैकेनिकल लोड है, सारा चीज़ बताएगा, कौन सा फॉल्ट हुआ है, सारी चीज़ इस एलसीडी पे दिखेगी। तो एलसीडी को लगाने का मेन उद्देश्य होता है कि एसी ड्राइव के पैरामीटर की हम निगरानी कर सकें, यानी उस एलसीडी में देख करके हम पता कर सकें कि मोटर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, ज़्यादा लोड तो नहीं है। ये सारी जानकारी आपको एलसीडी के माध्यम से मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीडी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव में बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम क्या है। बीओपी का बताएं फुल फॉर्म, बेसिक ऑपरेशन पैनल। चलिए, तो इसका सही क्रम बताना है। जो बीओपी में कुंजी लगी होती है, कुंजी बटन होती है, उसका सही अनुक्रम क्या होता है। तो सही अनुक्रम ये होता है कि पहले आपको ऑन बटन प्रेस करना होता है, फिर आपको रिवर्स ऑफ करना होता है, फिर आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस ऑन, फिर रिवर्स ऑफ, फिर ऑन। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है। तो आपको बताना है एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है। तो साथियों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका वोल्टेज लाभ है और ट्रांजिस्टर का जो बीटा का मान है, क्या करेंगे, उसमें एक दूसरे से गुणा कर देंगे। तो वोल्टेज लाभ गुणे बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वोल्टेज लाभ देख पा रहे हैं 66 है और बीटा का मान दिया है 100, तो दोनों का गुणा करेंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 6600। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6600। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में लॉन्च किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है। तो एससीआर गेट कट ऑफ हो जाएगा या करंट एससीआर आपके माध्यम से धारा या आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा या गेट चालन का नियंत्रण खो देगा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा। तो साथियों, जब आप एससीआर का प्रचालन देखते होंगे तो जो गेट होता है, गेट पे सप्लाई तभी देते हैं जब एससीआर को ट्रिगरिंग करना होता है, एससीआर को चालू करना होता है। जब एससीआर चालू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सप्लाई को हटा देते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है तो क्या होता है, गेट चालन नियंत्रण खो देता है। चलिए, अब इस पे गेट का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। गेट का नियंत्रण तभी तक रहता है जब आप एससीआर को चालू करने वाले होते हैं। जैसे ही एससीआर चालू हो जाता है तो गेट का काम वहाँ से समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आशा करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक के सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और दोस्त मित्र में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जे फैट में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है आपको बताना है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज को हम क्नी वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बहुत सारा इसका नाम होता है। तो इसका क्या प्रभाव होता है ये आपको बताना है। पिंच ऑफ वोल्टेज का प्रभाव ये होता है कि जो ड्रेन करंट देते हैं, यानी आईडी का जो मान होता है वो होता है 0। ठीक है, 0 हो जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज के प्रभाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ड्रेन करंट 0 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा दोलन उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। तो हार्टले ऑक्सीलेटर या कोलपिट्स ऑक्सीलेटर या क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर या आरसी फेज ऑक्सीलेटर। तो सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों, उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति हार्टले ऑक्सीलेटर प्रदान करता है। चलिए
ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो आपको पता है सेंटर टैप रेक्टिफायर किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से सेंटर टैप होता है। ठीक है, इस तरह से सेंटर टैप आपका होता है, दो रेक्टिफायर लगे होते हैं। ये भी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात कर रहे हैं। और यहाँ टैपिंग होता है, बीच में रेजिस्टेंस ऐसे कुछ लगा होता है। अगर मान लीजिए ये खुल जाए तब क्या होगा, तो खुल जाएगा, तो यहाँ से अगर खुल जाएगा तो आउटपुट देगा नहीं देगा। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या होता है। तो आप ट्रांजिस्टर देखे हैं तो ट्रांजिस्टर में 3 परत होती हैं। पहला होता है एमीटर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। तो सबसे ज़्यादा आकार होता है कलेक्टर का, इसके बाद होता है एमीटर का और सबसे छोटा आकार होता है बेस का। वहीं सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है एमीटर में, इसके बाद होती है कलेक्टर में और सबसे कम डोपिंग होती है आपका बेस में। तो बेस आपको दिख रहा है सबसे पतला भी है और सबसे कम डोपिंग भी इसमें दी जाती है। तो यही बेस का गुण है। तो मैच कर लेते हैं। पहला दिया है हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला, दूसरा है भारी और बहुत पतला, हल्के से डोप किया और बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा तो है नहीं, ये तो पतला है। भारी और बहुत बड़ा है, भारी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइटली डोपेड एंड वेरी थिन, हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। तो आपको अभी बताएं कि बेस में डोपिंग बहुत कम होती है, यानी कलेक्टर और एमीटर के अपेक्षा बेस में डोपिंग कम होती है और यह लेयर इन दोनों से पतला होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है। तो डायक को हम क्यों लगाते हैं। डायक आपको पता है, डायक कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, डायक कैसा होता है, डायक कुछ इस तरह का होता है। इसमें 2 टर्मिनल लगे होते हैं। 2 डायोड को अगर विपरीत दिशा में जोड़ दें तो डायक बन जाता है। ठीक है, जिसके 2 टर्मिनल होते हैं। यह किसके लिए काम में लाया जाता है। तो इसका काम होता है ट्रिगरिंग के लिए, ट्रिगरिंग के काम में लाया जाता है। वहीं आप SCR को भी ट्रिगर के काम में लेते हैं, SCR को भी ट्रिगर के काम में लेते हैं। SCR में 3 टर्मिनल होते हैं, जबकि डायक में कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर ट्रिगरिंग। तो ट्रिगर करने के लिए हम डायक का प्रयोग करते हैं, मेन उद्देश्य इसका यही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक यानी इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, जो आप घरों में यूज करते हैं पंखा की गति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो फैट का या UJT का, डायक का या ट्रायक का। तो फैट का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों। तो फैट का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। UJT का क्या होता है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रायक। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रश्न है SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। पहला चतुर्थांश है या तीसरा है या चौथा है या दूसरा है। तो देखिए साथियों, SCR का जो अभिलक्षण होता है आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। कैसा होता है,
स्टार्टिंग में तो थोड़ा कम होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है और फिर ये ऊपर उठता चला जाता है। इसी तरह से ये आपका फॉरवर्ड मोड में है, ठीक है, फॉरवर्ड मोड में है। जब ये रिवर्स मोड में आता है तो घटता है और क्या होता है, एकाएक घट जाता है। तो एकाएक घटने का मतलब यहाँ करंट बहुत ज़्यादा होती है इस पॉइंट पे, ठीक। इस पॉइंट पे करंट ज़्यादा होने के कारण एकाएक इसका जो ग्राफ है वो नीचे तरफ गिर जाता है। इसका मतलब ये है फर्स्ट चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश और ये है तृतीय चतुर्थांश और ये है चौथा चतुर्थांश। तो सबसे ज़्यादा करंट किधर है, जिधर ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है उधर सबसे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। ये है इसकी ब्रेकिंग मोड, ये है आपका ऑपरेटिंग मोड, फॉरवर्ड मोड में है, ये ब्रेकिंग मोड में है। तो ब्रेकिंग मोड में करंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा चतुर्थांश। जैसा कि आप देख भी रहे हैं तो तीसरा चतुर्थांश इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे आ चुका है। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पारंपरिक का मतलब कि आप जो पहले से यूज कर रहे हैं। तो पहले से कौन सा बिजली, कैसे बिजली उत्पादन करते हैं? तो थर्मल पावर प्लांट से करते हैं, थर्मल से, इसके बाद करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट से, इसके बाद करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से करते हैं, ठीक। तो ये हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। इसके बाद आपका डीजल पावर प्लांट होता है, डीजल पावर प्लांट होता है। इसके बाद गैस पावर प्लांट होता है। तो इन सब से हम पहले से ही बिजली बनाते आते हैं। लेकिन अभी समय जो नया पावर प्लांट चल रहा है वो है पवन शक्ति उत्पादन, ज्वारीय शक्ति उत्पादन और सौर शक्ति उत्पादन, ठीक। तो ये नवीनीकरण में आता है, ये नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन में आता है। कन्वेंशनल पावर जनरेशन में यानी पारंपरिक बिजली उत्पादन में आपका क्या आ जाएगा, थर्मल पावर प्लांट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पारंपरिक का मतलब कि पहले से हम जिससे बिजली उत्पन्न कर रहे हैं वो पारंपरिक है, और जो अभी हम लोग नवीनतम यानी अभी हम लोग खोज करके बिजली बना रहे हैं उसे बोलते हैं नवीनतम यानी नॉन कन्वेंशनल पावर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डीसी मोटर की गति क्या होती है? तो यहाँ विकल्प आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बैक ईएमएफ के अनुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती, या बैक ईएमएफ के व्युत्क्रमानुपाती फ्लक्स के अनुपाती, या बैक ईएमएफ के साथ साथ फ्लक्स के अनुपाती, या बैक ईएमएफ के साथ साथ फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। तो साथियों आपको पता है कि गति का जो फार्मूला होता है एन इज प्रोपोर्शनल टू होता है ईवी बटा में फाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गति सीधे समानुपाती है बैक ईएमएफ के, जबकि गति विलोमानुपाती है फ्लक्स के, ठीक। तो अब मैच करिए कौन सा उत्तर सही होगा। पहला ही उत्तर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बैक ईएमएफ गति के अनुपाती है और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये सूत्र आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हमने 19 प्रश्न कवर कर लिए हैं और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए ये पहला मॉडल हमने पेश किए हैं। तो पहला मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर आपको कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले मॉडल पेपर को लेकर के आएंगे। उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न आपको हल करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं ना वो सारे सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न को आप लोग रट जाइएगा, अच्छे से समझ लीजिए। एक बार वीडियो देखने पे नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और प्लेसमेंट की जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। तो फिर से नए क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।